हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका 10th क्लास में चैप्टर नंबर 8 है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ये भी आपको 10th क्लास के अंदर ही आया है। इसके पहले आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कई बच्चों को अभी ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए थोड़ा उनको मुश्किल लगेगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि जब हम न्यू चीज़ सीखते हैं तो उस नई चीज़ को सीखने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है। तो इस चैप्टर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये लोगों ने इसको बना मुश्किल रखा है कि ये वाला चैप्टर जो है ये 10th क्लास में बिल्कुल टफ है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं और हर एक्सरसाइज के अंदर हमारा एक एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो बस आपको वो सिंपल फार्मूला या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके ऊपर ही हमने क्या करना है, सभी के अपने सभी जो क्वेश्चन होंगे वो लगाने। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। और अगर आप उसको फिर से रिवाइज़ करोगे तो उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जितना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ हो रहा है तो मैंने पहले से ही सारा लिख लिया है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है। तो 10th क्लास का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 के रिलेटेड जो मैंने लिख रखा है, ये सारा कुछ मेरा जो है ये 8.1 के रिलेटेड ही है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे ये पता है कि मेरे पास जो ट्राइंगल होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। जो ट्राइंगल है वो बेसिकली 3 टाइप्स की आ जाती हैं। स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद ये इसके सब पार्ट आ जाते हैं जो है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से अलग से लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि थोड़ी जगह कम थी। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरी ट्रिग्नोमेट्री होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये सिर्फ मेरी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही काम करेगी। किसके ऊपर काम करेगी? ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाई है तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जब ट्राइंगल के अंदर मेरा एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। जब ट्राइंगल के अंदर मेरा एक एंगल कोई भी हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि परपेंडिकुलर किसको कहा जाता है। परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी, परपेंडिकुलर कोई भी लाइन या तो ये वाली हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है। परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होगी जो किसी दूसरी लाइन को टच करे, इंटरसेक्ट करे, कट करे, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो ये मैंने लिखा है ए बी सी, तो जो ये लाइन है ए बी, जो ये लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन क्या कर रही है, बी सी लाइन को, थोड़ी आसानी के लिए मैंने इसको थोड़ा लाइन को बढ़ा लिया है। तो जो ये ए बी लाइन है ये बी सी लाइन को कट कर रही है, कहीं ना कहीं तो कट कर रही है। तो इसने कट किया बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है। और साथ के साथ इस लाइन ने क्या किया है कि इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल भी बनाया है। तो जो लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर 90 का एंगल बना दे उसको हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर रहा, ये वाला रहा बेस। और इसके अंदर हमारी जो थर्ड साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल आएगी, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी इसी परपेंडिकुलर और बेस को समझने के लिए। क्योंकि अब तक जो आपने किया हुआ है 9th क्लास तक, उसमें आपने यही पढ़ा हुआ है कि जो ये वाली लाइन होती है ये परपेंडिकुलर है। हर ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, ये वाला बेस होगा। ठीक है। तो अब ये जो लॉजिक था आपका वो यहाँ पे चेंज होने वाला है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ कि यही जो लाइन है सिर्फ यही लाइन इसके ऊपर 90 एंगल बना रही है। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन क्यों है, तो ज़रा देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को घुमा दूं, इस ट्राइंगल को मैं घुमा दूं, तो अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये लाइन भी इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बना रही है।
ठीक है, ये वाली लाइन भी इसके ऊपर 90 का एंगल बना रही है। तो मुझे क्या पता चला कि ये वाला जो लाइन है ये वाला भी मेरा परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया फिर ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और ट्रायंग इसके अंदर हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरा हमेशा फिक्स रहेगा, वो आपका इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज है वो तो आपका फिक्स है। सिर्फ दिक्कत हमें कहाँ पे आएगी, हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, हमारा डाउट कहाँ पे होगा इस परपेंडिकुलर और बेस को समझने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेरे पास कुछ टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। साइन कॉस, साइन कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये थे, ये इनके जो नाम थे ये बड़े थे, तो हम ज़्यादातर इनके सिंपल नाम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। पढ़ा क्या जाएगा, पढ़ा इसको वही जाएगा, ये SIN जो सिन है, ये सिन नहीं, इसको हम पढ़ेंगे साइन। पढ़ना यही वाला है, ये इसका शॉर्टकट आ गया। ठीक है, तो साइन का शॉर्ट फॉर्म हम ये यूज़ करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सेक, कॉट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, तो देखिए इन सभी में क्या है कि मेरे पास तीन ही वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे भी तीन वर्ड हैं, यहाँ पे भी तीन अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे भी तीन अल्फ़ाबेट है, बट यहाँ पे मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट आ चुके हैं। तो अब के टाइम में क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका जो न्यू नाम चल रहा है वो है CSC। पढ़ा इसको यही जाएगा कोसिकेंट, पर इंडिया के अंदर जो हमारा जो पैटर्न है जो वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जो पुराना है वही चला रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको इंडिया के अंदर अभी तक कॉसेक ही पढ़ रहे हैं। पर अगर बाहर जाए इंडिया से बाहर तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसको CSC। तो अगर कहीं पे CSC आ जाए तो आपको वहाँ पे खुद ही समझ लेना है कि वो मेरा क्या होगा, कोसिकेंट होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 के अंदर क्या है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, हमें उन क्वेश्चंस में रेशो निकालनी है। उन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। और रेशो कैसा होता है आपको ये भी पता है कि रेशो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2:3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2/3, मतलब एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, एज अ फ्रैक्शनल नंबर या फिर रैशनल नंबर समझ लीजिए आप। ठीक है, तो रेशो का हम ऐसे लिखा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर मुझे रेशो निकालनी है इन सभी की। साइन की रेशो निकालनी है, कॉस की रेशो निकालनी है, टैन की रेशो निकालनी है, कोसिकेंट की रेशो निकालनी है, सेक की, कॉट की, सभी की रेशो निकालनी है। और सबकी रेशो अलग अलग आएगी, सबकी रेशियो अलग अलग आने वाली हैं। और जो ये नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सभी जो नाम है आपको ऐसे ही याद करने, ये आपको उलट पुलट नहीं करने। जैसे हमारे पास रोल नंबर आ जाता है कि इसका जो रोल नंबर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, तो इनको रोल नंबर वाइज ही याद करना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना। तो पहले साइन आ रहा है तो पहले साइन ही करोगे, फिर कॉस, फिर टेन, इसको आप क्राइम कर सकते हो। ठीक है, तो इनको आपने ऊपर नीचे नहीं करना, अगर ऊपर नीचे करोगे तो आपको फार्मूला बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो मेरे पास जो फार्मूले बनाने हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ की है। जो फार्मूले मुझे बनाने हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। तो जो ट्रिक है वो है पंडित बोल पंडित, हारे हारे बोल। ठीक है, कई टीचर इसको यूज़ करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो हर टीचर का अपना हिसाब है, कोई कुछ यूज़ करता है तो कोई कुछ यूज़ करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पंडित बोल पंडित, हारे हारे बोल, मैंने ये यहाँ पे यूज़ की है। उसके बाद हम क्या कह देते हैं, सोना चांदी तोल। वैसे तो मेरा बेसिकली यही वाला है। तो देखिए यहाँ पे P आ रहा है, B आ रहा है, P H H B, और मुझे पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मेरी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो मुझे यहाँ पे खुद ही समझना है कि जो P है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा, जो मेरा B है वो मेरा बेस होगा, और जो मेरा H है वो क्या होगा, मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखिए बात किस चीज़ की हो रही है, रेशियो की। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर मुझे रेशियो निकालनी है। तो रेशियो में क्या होगा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। तो इसी ट्रिक को यूज़ करके मैं रेशियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो P के नीचे H क्या है, H है, तो मैंने नीचे लाइन लगा के P/H लिख लिया। तो ये लिख रखा है P/H, ये आ गया B/H, वही लिखा है B/H, ये है P/B, तो वही लिखा है P/B। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 फार्मूले बन चुके हैं। ये ऊपर वाला होगा साइन का, पहला है साइन का, ये वाला है कॉस का, ये वाला है टैन का।
ठीक है, मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, जो साइन का फार्मूला है वो है P अपॉन एच, कॉस का फार्मूला है B अपॉन एच, और tan का फार्मूला है P अपॉन बी, वही लिखा है P अपॉन बी। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 फार्मूले निकल चुके हैं, साइन का आ चुका है, कॉसिकेंट का आ चुका है, और tan का आ चुका है। अब बच गए 3। जो ये 3 बच गए हैं, इनका जो रेशियो है वो भी हम इन्हीं से बनाएंगे। जो बच गए उनकी रेशियो भी इन्हीं से हम निकालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वन रेसिप्रोकल। तो मैंने अभी कहा था कि आपको इनके जो नाम है इनको ऐसे ही याद करना है, उलट पुलट नहीं करना। तो पहले कॉसिकेंट आ रहा है, फिर सेकेंड आ रहा है, फिर कॉट आ रहा है, तो वही मैंने लिखा है, पहले कॉसिकेंट, फिर सेकेंड, फिर कॉट। पर इनका फार्मूला बनेगा कैसे कि इन जो हमारे पास टर्म है, जो ये मेरे पास रेशियो पहले से बन रखी है, जब नीचे वालों का निकालोगे इनका रेसिप्रोकल कर दो। क्या करना है? रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्या होता है कि नीचे वाला नंबर हमारा ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो वो फार्मूले मेरे बन जाएंगे कोसिकेंट का, सेकंड का, कॉट का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे कोसिकेंट का फार्मूला बनेगा, यहाँ पे कोसिकेंट का फार्मूला बनेगा h अपॉन पी, मतलब ये h ऊपर चला जाएगा और p मेरा नीचे आ जाएगा, वही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोसिकेंट का फार्मूला ये वाला h अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल हो गया। सेकंड का फार्मूला, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, h नीचे है और h अब क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया h अपॉन बी। और ये फार्मूला है कॉट का b अपॉन पी, वही लिख रखा है कॉट का फार्मूला b अपॉन पी। ठीक है, पंडित बोल पंडित, हारे हारे बोल। हमें ये ट्रिक यूज करके ये फार्मूले बनाने हैं, ये रेशो बनानी है। और देखिए हर टर्म की रेशो अलग अलग आ रही है, कोई भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। जितने फार्मूले 6 फार्मूले बने हैं, सभी में क्या है? रेशियो मेरी अलग अलग बन रही है। कहीं पे पी आ रहा है, कहीं पे एच आ रहा है, कोई भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मेरे 6 फार्मूले बन चुके हैं, 6 ही टर्म थी तो 6 ही फार्मूले बनेंगे। पी बी एच क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये आपका बेसिक था 8.1 के लिए। अभी इसके ऊपर हमने क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगाना है? अब देखिए मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है 8.1 का, कि इसके अंदर क्या है कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी। तो ये ट्राइंगल मेरी राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हर क्वेश्चन के ऊपर मेरी राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ होगा। तो ये आपकी ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो राइट एंगल होगा, ठीक है, जो आप ट्राइंगल बनाने वाले हो, उस ट्राइंगल के अंदर आपको कुछ नाम भी तो देने पड़ेंगे, ए बी सी। तो इन्होंने कह दिया है कि आपको जो बी पॉइंट है वहाँ पे 90 का एंगल रखना है। बी पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल आपका फिक्स हो चुका है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको कह दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने ट्राइंगल बनाई है ए बी सी। तो बी इन्होंने कहा है कि बी के ऊपर 90 एंगल बनना चाहिए, तो बी को मैंने 90 के ऊपर ही रखा है और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यही वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो बी को मैंने क्या कहा है? 90 का डिग्री, 90 का एंगल। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो ये बच गए बाकी नाम, एक ए बच जाएगा, एक सी बच गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग मेरा जो बी था वो तो फिक्स हो चुका है, पर जो बच गया ए और सी, यहाँ आपकी खुद की मर्जी है, चाहे यहाँ पे ए लिखो, चाहे ए आप यहाँ पे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे सी यहाँ पे लिख लो, चाहे सी यहाँ पे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपका ये वाला फिक्स रहेगा बी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें कह दिया ये वाला, और हमें क्वेश्चन को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी ट्राइंगल बनी है वहाँ पे जो मेरी ए बी लाइन है, जो मेरी यहाँ पे ए बी लाइन है वो 24 सेंटीमीटर की होगी, और जो बी सी लाइन है वो 7 सेंटीमीटर की होगी। तो मेरी ए बी लाइन ये वाली थी 24 सेंटीमीटर, और बी सी लाइन 7 सेंटीमीटर की है, तो मैंने बी सी ली है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा है कि इनकी रेशियो निकालनी है, डिटरमाइन रेशियो ऑफ साइन ए, साइन सी, कॉस सी। तो यहाँ पे एक नया फंडा यूज हो रहा है ए बी सी वाला, कि इनके साथ हमारा ए सी या कुछ भी लगा होगा तो उनको भी हमने फॉलो करना है।
ये कहाँ पे यूज़ होंगे, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए मुझे जो रेशो निकालनी है वो निकालनी है साइन की और कॉज की, और जो रेशो थी वो मैं पहले निकाल चुका हूँ। साइन का क्या था पी अपॉन एच, कॉज का क्या था बी अपॉन एच, ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मेरा परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है, हाइपोटेन्यूज हो रहा है और बेस हो रहा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, और हाइपोटेन्यूज मेरा दोनों में यूज़ हो रहा है। तो मुझे अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। अब निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और हमें ये पता है कि जो मेरी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कब यूज़ होती है, और ये जो थ्योरम है ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही यूज़ होगी। और कब यूज़ करते हैं, जब ट्रायंगल के अंदर मुझे दो साइड्स गिवन हो और तीसरी ना पता हो, दो साइडें दी जाएं और तीसरी ना पता हो तो वहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पे दो साइडें गिवन है, ये भी पता है ये भी पता है, ये नहीं पता, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। When two sides are given, then we can find third side by formula h square equal to p square plus b square। ये वाला आपका इंटरचेंज हो सकता है, मतलब b को आगे लिख लिए p को पीछे लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मेरा इस साइड रहेगा, जो परपेंडिकुलर और बेस है वो मेरे दोनों एक साइड रहेंगे। ये फार्मूला आपका पक्का याद होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, फार्मूला आपका ये फिक्स है। ठीक है, तब यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी ये वाली है या फार्मूला आपका ये वाला है। अब इसके अंदर आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो परपेंडिकुलर ये वाला है, बेस ये वाला है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि परपेंडिकुलर इसको लेना है या इसको लेना है, अभी आप सिंपल चलिए। ठीक है, परपेंडिकुलर किसको मानना है वो हम बाद में देखेंगे, अभी आप सिंपल लीजिए। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 24, बेस की वैल्यू 7। ठीक है, दोनों का स्क्वायर किया, और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 24 का जो स्क्वायर है, बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है। स्क्वायर का मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर है उस नंबर को 2 टाइम्स लिखिए और बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब है इनको 2 टाइम्स लिखे, बीच में आएगा मेरा मल्टीप्लाई। तो वही काम किया है, 24 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा, बीच में प्लस था फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो दोनों को प्लस किया, ये मेरा आ गया 625। अब जो ये वैल्यू आई है 625, ये मेरी एच स्क्वायर की है, बट फार्मूले के अंदर मेरा सिंपल एच यूज हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फार्मूले के अंदर मेरा सिंपल एच यूज हो रहा है, बट यहाँ पे वैल्यू किसके अंदर आई है एच स्क्वायर की, तो मुझे सिंपल एच निकालना है। तो सिंपल एच कैसे निकलेगा, किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, इसको खत्म करना हो तो वो दूसरी साइड पे अंडर रूट पड़ जाता है, तो एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट 625। ठीक है, अब अगर हमने अंडर रूट को कट करना हो, इस नंबर को सिंप्लीफाई करना हो, तो 625 के फैक्टर निकाल लीजिए, तो ये 25 के टेबल के ऊपर 25 पे आएगा, और जब अंदर मेरे दो सेम नंबर का पेयर बन जाए तो वो नंबर बाहर निकल जाता है। जब दो सेम नंबरों का पेयर बन जाए वो नंबर मेरा बाहर निकल जाता है, तो ये आ गया 25, एच की वैल्यू 25। तो ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, 625। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में किया हुआ है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो भी आंसर मेरा 25 ही आने वाला है। अब यहाँ तक मेरा कितना हो चुका है कि अब मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है। ठीक है, अब जो वैल्यू पुट करनी है, अब यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू पुट नहीं करेंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी। अब जो हमें वैल्यू पुट करनी है वो हमें करनी है इनको देख के, ए को देखकर, सी को देखकर, ए को देखकर। ठीक है, अब इनको देखकर हमें वैल्यू पुट करनी है। अब करनी कैसे ये देख लो। ठीक है, नाउ अब हमारे पास न्यू कंसेप्ट राइज हो चुका है कि वैल्यू पुट करनी कैसे है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू साइन ए, अब हम बात करेंगे साइन ए के अकॉर्डिंग। तो देखिए मेरा ए पॉइंट ये रहा, ट्रायंगल जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने ए पॉइंट यहाँ पे दिया था, तो वही ट्रायंगल बनाई है। तो अब साइन ए के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जो आपका यहाँ पे पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आपको वर्ड अल्फ़ाबेट दिया जाएगा,
अब उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करनी है परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है। तो देखिए मेरा ए पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या यूज़ होगा, ये लिख रखा है कि जो पॉइंट आपका होगा उसके सामने वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अब ए के अकॉर्डिंग सामने वाली लाइन ये वाली है ऑपोजिट लाइन, तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए के अकॉर्डिंग मीन ऑपोजिट लाइन फ्रॉम अवर पॉइंट ए विल बी अवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर ये वाला नहीं है, अब ये होगा, ये क्या है बेस। तो हमने वैल्यू निकाल रखी है, ये वैल्यू थी मेरी 24, ये मेरी आई है 25, ये थी मेरी 7। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करोगे 7, बेस की करोगे 24 और हाइपोटेन्यूज की करोगे 25। अगर सी की बात करें साइन सी, ठीक है। तो अब सी पॉइंट मेरा ये रहा, अब सी के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ठीक है। सो इट मीन ए बी सी आर आल्सो मैटर है, तो यहाँ पे मेरा ए बी सी भी काम करेगा, तो इनको हम इग्नोर नहीं मार सकते। वैल्यूज विल बी ऑटोमेटिकली चेंज, वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी कि परपेंडिकुलर पहले ये था, अब परपेंडिकुलर मेरा ये बन चुका है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पहले बेस तो ये वाला था, अब सी के अकॉर्डिंग बेस ये बन चुका है, ठीक है। नाउ साइन ए हो चुका है, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन फिक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा वो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो साइन ए निकालना है, अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 वही पुट की है मैंने, ठीक है। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो हाइपोटेन्यूज वही है 25, तो ये तो हो चुका है। उसके बाद साइन सी, दोनों फार्मूले सेम है, पर फर्क कहाँ पड़ रहा है, एक में ए आ रहा है और एक में क्या आ रहा है सी, ठीक है। अब सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर ये रहा, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो मुझे यहाँ पे बेस नहीं हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। उसके बाद कॉस का फार्मूला था बी अपॉन एच, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये था, ये क्या था बेस, तो बेस की वैल्यू आ गई 24 और मेरा हाइपोटेन्यूज वही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो जितने क्वेश्चन इसके अंदर हैं 8.1 के अंदर, सभी के अंदर हमने यही करना है, और हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 साइड्स गिवन होंगी, तीसरी साइड निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, फिर सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करनी कैसे है, वहाँ पे आपको इन नंबरों को, इन अल्फ़ाबेट को भी ध्यान में रख के वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आज के लिए इतने बहुत हैं, बाकी आप खुद इनकी जो यहाँ पे मैंने दी थी, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू दे रखी है ना, आप इनकी वो नंबरिंग चेंज करके इनको सॉल्व करके देखना, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।